जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वीक नंबर 10 के तीसरी वीडियो के साथ हम लोग हाजिर हैं जी। पहली दो वीडियोस में हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस समझने की कोशिश की थी और हम लोगों ने एक दो एग्जांपल्स भी पढ़े देखी थी जिसमें जो हमें हेल्पफुल हमारे लिए थी कि हम लोग डिसीजन मेकिंग को समझ सकें और प्रोसेस को समझ सकें। तो दोनों एग्जांपल्स होपफुली आपको समझ आ गई होंगी। अब हमारा अगला काम क्या है कि हम लोगों ने जैसे कि पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि चाहे वो टॉप लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो, चाहे लो लेवल हो, हर लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने डिसीजन मेकिंग करनी होती है। ठीक है जी। तो ये जो हर लेवल पे डिसीजन मेकिंग करनी होती है बच्चों, ये हम लोग अब देखेंगे कि एक तो लेवल्स पे डिसीजन मेकिंग हो रही है, फिर मैनेजमेंट के जो चार फंक्शंस हैं वो चार फंक्शंस कौन से हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। तो ये जो चार फंक्शंस हैं, इन चार के चार फंक्शंस पे भी हम लोग डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। इसका मतलब है कि डिसीजन मेकिंग हर जगह पे मौजूद होती है। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पे हमारा मैनेजमेंट का जो सबसे पहला जो स्टेप है, सबसे पहला फंक्शन जो है वो मैनेजमेंट का क्या है? प्लानिंग। तो हम लोगों ने प्लानिंग में क्या डिसीजन लेना है? हमने ये डिसीजन लेना है कि कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इसका फैसला करना है। स्ट्रेटेजिक व्हाट स्ट्रेटजीज विल बेस्ट अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम लोग स्ट्रेटजीज क्या बनाएंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यानी कि प्लानिंग कैसे क्या करेंगे। फिर व्हाट शुड द ऑर्गेनाइजेशन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी। ये तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स बन गए ना। तो जब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं तो उनको अचीव करने के लिए हम लोग छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। ठीक है। उन शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स के बाद फिर हमने देखना है कि इंडिविजुअल्स के गोल्स क्या होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्लानिंग के वक्त भी जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं वो भी बेसिकली प्लानिंग तो होती है, लेकिन प्लानिंग के साथ एक और काम हम कर रहे होते हैं, वो होता है डिसीजन मेकिंग। हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। नंबर टू, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजिंग में हम लोग क्या करेंगे? हाउ विल एम्प्लॉइज शुड आई हैव रिपोर्ट डायरेक्टली टू मी। शुड आई हैव रिपोर्ट डायरेक्टली टू मी। कितने एम्प्लॉइज जो है वो डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करेंगे, ये हम लोग ऑर्गेनाइजिंग बनाते हैं। और ऑर्गेनाइजिंग में बच्चों हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है कि ये एक स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है। ये मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ये ठीक है। ये इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहते हैं, इसको हम लोग ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की कहते हैं, इसी को हम लोग मॉडल भी कह रहे होते हैं। कितने लोग होंगे जो डायरेक्टली आके मुझे रिपोर्ट करेंगे? हर एक ऑर्गेनाइजेशन का जो एचओडी होगा वो मुझे आके रिपोर्ट करेगा, लेकिन एम्प्लॉई यहाँ पे अगर ज़्यादा लोग काम करने वाले हैं, ठीक है, तो ये सारे के सारे लोग डायरेक्टली मुझे आके रिपोर्ट नहीं करेंगे। अगर मैं कंपनी का सीईओ हूँ, ये कंपनी का मालिक हूँ, ओनर हूँ, तो हमने देखना है कितने लोग हैं डायरेक्टली मुझे रिपोर्ट करेंगे, एक स्ट्रक्चर बना लेंगे। लेकिन इन लोगों को प्रॉब्लम होगा तो ये किनको रिपोर्ट करेंगे? ये इनको रिपोर्ट करेंगे। ये जो होंगे ये किनको रिपोर्ट करेंगे? ये इनको रिपोर्ट करेंगे। क्यों? टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। तो ये लेवल्स हम लोग बना रहे होते हैं पूरा का पूरा। ठीक हो गया। तो ये जो टॉप लेवल पे लोग एम्प्लॉयज़ होंगे, ये मिसाल के तौर पे, तो ये जितने भी एम्प्लॉयज़ सॉरी मैनेजर्स हैं, इनको नीचे वालों ने रिपोर्ट नहीं करना। उनके बिल्कुल नीचे, जिसे हम कहते हैं सब्सिक्वेंटली, जो उनके बिल्कुल अंडर काम करने वाले लोग हैं, ठीक है, इमीडिएट जो उनके सब ऑर्डिनेट्स होंगे, उन्होंने इनको रिपोर्ट करना है। ठीक हो गया। तो फिर हमने देखना है कि हाउ मैनी, कितने एम्प्लॉयज़ मुझे रिपोर्ट करेंगे, ये भी हमने डिसीजन लेना है। यानी कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत बड़ा बनाना है। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा कि मुझे दो चार लोग मुझे रिपोर्ट करेंगे, बाकी नीचे दो चार लोगों को रिपोर्ट करेंगे, उनको रिपोर्ट करने वाले और दो चार लोग होंगे और बहुत कम से एम्प्लॉयज़ होंगे। ये भी हमने डिसीजन लेना है कि हमारे एम्प्लॉयज़ टोटल होंगे कितने और हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा। ठीक हो गया। नंबर टू, फिर हम लोगों ने ये देखना है कि हाउ मच सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन क्या चीज़ होती है बच्चों? कि डिसीजन सेंट्रलाइजेशन में आप लोगों को बताया हुआ था कि ये जो बॉस है, ये जब डिसीजन ले रहा है तो ये अपने नीचे वाले लोगों को बता रहा है कि जनाब मैंने ये फैसला कर लिया है। ठीक है। ये जो लोग हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ये लोग जो हैं ये डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि या इन्वॉल्वमेंट है तो बहुत कम है। एक होता है सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे ये जो वन, टू और थ्री हैं, ये खुद अपने ओन पे भी फैसले कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, जहाँ पे ये खुद इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम कहते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम, जहाँ पे फैसले मिलजुल के लिए जाते हैं, मशावरत से किए जाते हैं। यहाँ पे भाईजान ने फैसले कर लिए और नीचे वालों को सिर्फ बता दिए। इसे हम कहते हैं सेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। और सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो हमारा अगला चैप्टर भी है, तो उसमें हम लोग डिस्कस भी करेंगे डिटेल में। ठीक हो गया जी। तो फिर आगे क्या होगा?
कि हाउ शुड जॉब्स बी डिज़ाइन, जॉब्स कैसे डिज़ाइन करनी है, यानी कि कौन सा काम हमने किसको देना है और कैसे डिसाइड करना है। फिर व्हेन शुड द ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंट द डिफिकल्ट स्ट्रक्चर, डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो ये जो मुख्तलिफ किस्म का हम लोगों ने स्ट्रक्चर बना लिया होगा, जो ऊपर हमने ये 3 चीज़ें डिसाइड कर ली होंगी, तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। ठीक है, ये बच्चों डिटेल में हम लोग इंशाल्लाह अगले चैप्टर में ऑर्गेनाइजिंग में पढ़ेंगे। फिर जो तीसरा हमारा फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है लीडिंग। तो लीडिंग में भी बच्चों क्या करना है, हम लोगों ने अपने डिसीजन मेकिंग करनी है। हाउ डू आई हैंडल एम्प्लॉयज़ हु अपीयर अनमोटिवेटेड, वो एम्प्लॉयज़ अनमोटिवेटेड है, जो काम नहीं कर पाते, जो कहते हैं मुझसे नहीं होगा सर, बहुत मुश्किल काम दे रहे हैं सर, हमें तो थका दिया सर ने। जब इस तरह की जब सिचुएशंस पैदा होंगी, अनमोटिवेटेड हो जाएंगे, तो फिर हमने उनको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, ये भी हमने फैसला करना है कि हमने उनके साथ सख्ती करनी है, उनके साथ नरमी करनी है, उनको मोटिवेट करना है, कि उनको पनिश करना है, उनको भगा देना है। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है वो हम लोगों ने डिसीजन लेना है। फिर व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव लीडरशिप स्टाइल इन गिवन सिचुएशन। ठीक है, जब हम लोग लीडरशिप के चैप्टर में आएंगे तो मुख्तलिफ किस्म के लीडरशिप स्टाइल्स होंगे। ठीक है, तो फिर हमने ये डिसाइड करना है कि हम लोग किस किस्म का मैनेजर बनना है, सख्त किस्म का, रिजिड किस्म का मैनेजर बनना है, हमने एक सपोर्टिव मैनेजर बनना है, हमने हेल्पिंग मैनेजर बनना है, या हम लोगों ने एक रिजिड और बहुत सख्त किस्म का ऑटोक्रेटिक किस्म का लीडर बनना है। तो ये जितने भी लीडर के स्टाइल्स हैं, ये भी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है जी, ये भी हम लोगों ने फैसला करना है कि हम लोगों ने कैसा लीडर बनना है। ठीक है, ये डिसीजन मेकिंग भी हमने यहाँ पे करनी है। फिर तीसरा नंबर पे क्या है, हाउ विल अ स्पेसिफिक चेंज इफेक्ट वर्कर्स प्रोडक्टिविटी। अगर मैं अपना लीडरशिप का स्टाइल चेंज करूँगा तो प्रोडक्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी हम बहुत सख्ती कर रहे होते हैं लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती, लेकिन वहीं पे सख्ती के साथ अगर हम लोग प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं तो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि कौन सा ऐसा वक्त आएगा कि जब मैं अपनी लीडरशिप स्टाइल ही चेंज कर दूंगा, थोड़ी सी चेंजेस लेके आऊँगा, तो जनाब परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हो जाएगी। या बहुत नरमी के साथ काम करवा रहा हूँ लेकिन एम्प्लॉयज़ काम नहीं कर रहे, तो मैंने जब ज़रा से सख्ती शुरू कर दी तो एम्प्लॉय जो है वो धड़ाधड़ काम करने लग पड़े। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चेंज बाज़ों का हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि हमें अपने लीडरशिप स्टाइल के अंदर चेंज लेके आना चाहिए, क्योंकि पुराना तरीक़ेकार जो है उसके ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो रही। फिर नेक्स्ट क्या आएगा, व्हेन इज़ द राइट टाइम टू स्टिमुलेट कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है जी, कौन सा ऐसा वक्त होगा कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट्स को स्टिमुलेट करेंगे। स्टिमुलेशन का मतलब होता है बच्चों मुहर्रिक बनना। ठीक है, ये भी डिटेल में एक टॉपिक है जो कि हम लोग कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट का, जो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। फिर आगे चौथा जो फंक्शन है वो क्या है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होगा कि जब हम लोगों ने जो प्लान किया होगा, उस प्लान के ऊपर जब हम लोगों ने लीडर तक आके अमल कर लिया, तो कंट्रोलिंग में हमने क्या करना होता है, कंट्रोलिंग में हमने इवेल्यूएट करना होता है उस काम को जो हम लोगों ने गोल सेट किया हुआ है प्लानिंग फंक्शन में। ठीक है, वट एक्टिविटीज़ इन दी ऑर्गेनाइजेशन नीड टू बी कंट्रोल्ड। फिर हमने देखना है कौन सी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने वाली हैं। ठीक है, हाउ शुड दोज एक्टिविटीज़ बी कंट्रोल। जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पा रही, तो वो जो परफॉर्मेंस हमारी अच्छी नहीं हो पा रही, उसमें हमने ये देखना है कि उनको हम कैसे कंट्रोल करें। अगेन, क्या सख्ती के साथ कंट्रोल करें, सिखाएं, ट्रेन करें, मोटिवेट करें, या हम लोग पनिशमेंट लगा दें, रिवॉर्ड देना शुरू कर दें, क्या काम करें। इसका मतलब है ये भी हम लोगों ने काम करना है, जिसे हम कहते हैं इसका भी डिसीजन मेकिंग करनी है। फिर व्हेन इज परफॉर्मेंस डिविएशन सिग्निफिकेंट। परफॉर्मेंस डिविएशन कब सिग्निफिकेंट है, ये हम लोगों ने एक एग्जाम्पल भी पढ़ी हुई है बच्चों। मैं एग्जांपल आपको छोटी सी और देता हूँ ताकि आपको ये डिविएशन समझ आ जाए कि हमारा ऑफिस का टाइम ये है कि आप लोगों ने 9 बजे आना है, ठीक हो गया, और आपने 5 बजे तक काम करना है, सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक, ठीक हो गया। तो अब मैं आपको ये कह रहा हूँ, एक बंदा जो है वो 9 बजे नहीं आता लेकिन 9:05 पे आ जाता है, तो हम कहेंगे कोई बात नहीं खैर है। एक बंदा 10 मिनट पे आ जाता है, कोई बात नहीं खैर है। 15 मिनट पे आ जाता है, कोई बात नहीं खैर है। लेकिन बच्चों, एक बंदा 9:50 पे आता है और वो रेगुलरली लेट आता है, तो ये जो डिविएशन है ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ, 10-15 मिनट अगर कोई बंदा लेट आता है तो वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, ठीक है, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन इतना ज़्यादा डिफरेंस, ये तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ठीक है, एक और एग्जांपल दूँ। एक हमारा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है जिसको हम लोग कहते हैं कि तुमने हमारी बैंक वाले जो है वो कहते हैं कि आपने हमारे आईडी जो क्रेडिट कार्ड है वो आपने सेल करने हैं, 1 महीने के अंदर आपने 30 सेल करने हैं। लेकिन वो बंदा जो है वो कहता है जी मैंने 30 तो नहीं कर सका, मैं 28 सेल किया है। हम कहेंगे कोई बात नहीं खैर है। वो कहेगा हम लेकिन 27 सेल किए, हम कहेंगे चलो ठीक है, इतना ज़्यादा डिविएशन है। डिविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, फ़र्क, ठीक है, इतना है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो कहेंगे सर हमने तो सिर्फ 18 सेल किए हैं, तो ये जो 18 वाला डिविएशन है, 30 की गोल सेट किया था, एक्चुअल परफॉर्मेंस ये है, और डिविएशन जो है वो 12 किया गई है, तो ये हमारे लिए सिग्निफिकेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये भी देखना है कि कब
देखेंगे कि किस हद तक परफॉर्मेंस के अंदर डिविएशन हमारे लिए एक्सेप्टेबल है और कब हम लोगों ने फिर डिसीजन लेना है कि नहीं जनाब ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो जनाब हम इसको टॉलरेट नहीं करेंगे, अब इस पे हम लोगों ने कोई ना कोई डिसीजन लेना है। ठीक हो गया जी, आगे चलें। व्हाट टाइप ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम शुड बी शुड दी ऑर्गेनाइजेशन है। इंफॉर्मेशन सिस्टम हमारा क्या होना चाहिए, ठीक है, कैसे कैसे रिपोर्ट करना है, मेमो सिस्टम क्या होगा, उसके अलावा जो है वो हम लोगों ने परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट करना होगा, और वो इन्फॉर्मेशन जो हम लोग को मिल रही होगी वो किस सिस्टम की बेस पे होगी, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है इसके लिए भी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग करनी है। तो बच्चों क्या हम लोगों ने पढ़ा आज इस लेक्चर में कि जनाब जब हम डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो पहले हम लोगों ने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि डिसीजन मेकिंग हर लेवल पे होती है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल। अब हमने ये पढ़ा कि मैनेजमेंट के चारों फंक्शंस में डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक हो गया जी। अगला जो बच्चों हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा डिसीजन मेकिंग क्राइटेरिया स्टाइल्स, ठीक है, रैशनैलिटी, बाउंडेड रैशनैलिटी, इंट्यूशन, ये चीज़ें जो है वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।